लेक्चर 164 चैप्टर 164। अभिमान के आ जाने के बाद देव वहां से चला गया था। उसके बाहर निकलने के बाद अभिमान ने ईशानी की तरफ देखा और वह भी उसके पीछे पीछे चला गया। बाहर जाते हुए देव ने अपने टोपी और सनग्लासेस लगाए, तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी, मिस्टर श्रीवास्तव, उद्धरण चिन्ह। ये आवाज सुनकर देव अपनी जगह रुक गया और अभिमान उससे कुछ दूरी पर खड़ा रहकर उसे देखता रहा। मिस्टर राजवंश, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देव ने उससे पूछा। मिस्टर श्रीवास्तव, आप ईशानी को पसंद करते हैं? उद्धरण चिन्ह। यह कोई सवाल नहीं बल्कि एक पॉजिटिव सेंटेंस था। देव ने आश्चर्य के साथ अपनी आईब्रो ऊपर उठे और अभिमान से कहा, तो क्या आप ये बताने के लिए यहाँ पर आए हैं? उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने आगे कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ तेज नजरों के साथ उसकी तरफ देखता रहा। देव कौन था, उसकी मिस्टीरियस बैकग्राउंड का जिक्र न किया जाए तो भी वह काफ़ी पावरफुल और रिश्ता, क्योंकि वह काफ़ी कम समय में ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी ऊंची लेवल तक पहुंच चुका था। जिस मुकाम तक पहुंचने में लोग अपनी जिंदगी बिता देते हैं, वहां वह काफ़ी कम समय में पहुंच चुका था, जिस वजह से वो अभिमान को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा था। वह उपवास भरी आंखों के साथ हंसा और बोला, तो क्या मिस्टर राजवंश को खुद पर भरोसा नहीं है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अभिमान मुस्कुराया और उसने कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने अपने आईब्रो ऊपर उठाया और अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोला, मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाने के लिए आया हूँ कि तुम ईशानी से दूर रहना। अगर तुम भूल रहे हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारे काफ़ी सारे दुश्मन हैं, जिस वजह से ईशानी को भी चोट पहुँच सकती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को ज़रा भी तकलीफ हो। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहने के बाद उसने अर्थपूर्ण दृष्टि से देव को देखा और मुड़कर दोबारा वार की तरफ चला गया। अभिमान, राजवंश परिवार का वारिस, पूरा देश के मशहूर 4 परिवारों में सबसे अमीर परिवार, वो आदमी था जिसे कभी भी काम नहीं आंका जा सकता था। हालांकि जब तक कोई इतने अमीर परिवार से ताल्लुक रखता है तो अधिकतर संभावना यही होती है कि उसकी मौत का कारण पावर और पैसे ही होते हैं। तो क्या इस तरीके का परिवार ईशानी के लिए ठीक था? अभिमान ने देव से कहा कि उसके काफ़ी दुश्मन हैं, जिस वजह से ईशानी को तकलीफ हो सकती है। लेकिन उसका क्या उसके दुश्मन नहीं थे? वह देव से बिल्कुल भी अलग नहीं था, उसके ऊपर भी किसी भी वक्त हमला किया जा सकता था। न जाने कितने ही लोग उसे वक्त का इंतजार कर रहे होंगे कि वह अभिमान को मार सके। तो इन सब चीज़ों के बावजूद वह ईशानी की सेफ्टी का वादा कैसे कर सकता था? देव के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने चेहरे पर अपना मास्क लगाए और वहां से बाहर की तरफ चल पड़ा। भविष्य में हर एक चीज़ में अनिश्चितता रहेगी। ईशानी सब कुछ जानना चाहती थी, इसलिए उसने अपना काम दरवाजे पर लगाया। लेकिन दरवाज़ा बिल्कुल साउंड प्रूफ था, जिस वजह से उसे अभिमान और देव के बीच हुई एक भी बात सुनाई नहीं दी। जैसे ही वह मुड़कर वापस बिस्तर पर जाने वाली थी, तभी अचानक दरवाज़ा खुल गया और वह सीधे दरवाजे के पीछे से टकरा गई। वह दर्द से चिल्ला उठी। जब अभिमान ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और दरवाज़ा खोल दिया। जब उसने ईशानी की तरफ देखा तो उसने उसे अपना माथा ढांकते हुए और शिकायत में उसकी ओर देखते हुए पाया। उसे बहुत दुख हुआ। अभिमान जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। ये देखकर कि वह उसे पर हंस रहा है, ईशानी ने नाराज़गी में उसको मुक्का मार दिया। तुम्हें किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? मुझे चोट लग रही है और तुम हंस रहे हो। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? उसने अपनी हंसी को दबाया और उसे अपनी बाहों में उठाने के लिए उसकी तरफ चल दिया। उसके ऐसा करने की वजह से ईशानी अचानक चिल्ला पड़ी। फिर उसने अपने सर को उसके कंधे पर झुका दिया और अपनी नज़रों को उसके चेहरे पर टिका लिया। वह उसे काफ़ी गौर से देख रही थी और काफ़ी नर्वस थी। अभिमान ने उसे बेड पर लेटा दिया और प्यार से उसकी तरफ देखा। फिर उसकी नज़रें उसके चेहरे से होते हुए उसके पैरों पर चली गई। जमीन अभी काफ़ी ठंडी है, मुझे आज के बाद तुम बिन चप्पलों के चलती हुई मत दिखना, उसने उसे डांट लगाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर ईशानी ने अपने पैरों की तरफ देखा। उसने अनजाने में ही अपने पैरों को समेटकर ऊपर की तरफ कर लिया और कहा, ठीक है, मैं समझ गई। ये देखकर कि वह असहज थी, अभिमान ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह आगे बढ़ा और उसने उसके बालों को सहलाया और उसकी आंखें स्नेह से भरी हुई थीं। मैंने मिशा से तुम्हारे लिए कुछ टमाटर का सूप बनाने को कहा है, बाद में थोड़ा ज़्यादा खाना। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, उसने जवाब दिया। ईशानी के बाल पतले और मुलायम थे और जब वह उसके बालों से छेड़छाड़ कर रहा था तो उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं, जिससे ठंडक का आभास हुआ। देव, वो आदमी गलत इरादे से ईशानी के पास पहुंचा था। उसकी ठंडी आभा को महसूस करते हुए
ईशानी ने अपना सिर ऊपर उठाया और उसके विचारशील, ठंडे और सुंदर चेहरे को देखा। उसकी काली आंखें इतनी अर्थपूर्ण थीं कि वह उसके विचारों को पढ़ नहीं पा रही थी। उसने भौहें सिकोड़ ली और धीरे से उसे पुकारा, अभय। उसकी आवाज़ सुनकर अभिमान ने अपना सिर नीचे किया और उसकी हैरान आंखों से देखा। क्या हुआ? ईशानी मुस्कुराए और उसने अपना सिर हिलाया, कुछ नहीं, मुझे बस भूख लगी है। अभिमान मुस्कुराया और उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं तुम्हारे लिए सूप सर्व कर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, वह मुस्कुराए और उसने अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह उसके लिए टमाटर का सूप लाने के लिए मुड़ा, ईशानी की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसकी सीधी पीठ को देखकर ईशानी की भौहें सिकुड़ गईं। अभी उसकी अभिव्यक्ति बहुत ठंडी और भयावह थी। क्या वह देव के बारे में सोच रहा था? क्या उसने उन दोनों को गलत समझा? उसने अपने होंठ काटे और सोचा कि क्या उसे समझाना बेहतर होगा। अभिमान ने टमाटर का सूप पकड़ा और घूम गया। उसने उसकी जटिल अभिव्यक्ति देखी और वक्त मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ईशानी, क्या हुआ है? ईशानी ने उसकी ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं और चमकते हुए मुस्कुराई। मैं सोच रही थी कि क्या मुझे 1 या फिर 2 कटोरी सूप लेना चाहिए। अभिमान को पता था कि यह कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके बारे में वह विवादित थी, लेकिन उसने खुद उसे उसके बारे में नहीं बताया तो वो उससे जबरदस्ती कुछ पूछना नहीं चाहता था। वह बस मुस्कुराया और उसे कटोरा देते हुए धीरे से कहा, तुम जितनी चाहो उतना पी लो। हाँ, रोज़ाली मुस्कुराए और उसने उसके हाथ में से कटोरा ले लिया। टमाटर के सूप की गंध उसकी नाक तक पहुंची। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। ये बहुत टेस्टी होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिर चम्मच उठाने के लिए अपना सिर नीचे किया और धीरे धीरे उसे पी लिया। अभिमान उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गया और अपनी काली आंखों में प्यार से उसे चुपचाप देखता रहा। खामोश वार्ड में गर्माहट का एहसास था। सूप लगभग खत्म हो चुका था। ईशानी की हरकतें धीमी हो गईं और वह अभी भी अभिमान को सब समझाने में झिझक रही थी। उसने कुर्सी पर बैठे आदमी की ओर देखा। उसने अपने होंठ भींचे और कहा, अभय। हाँ, ईशानी ने अपना हाथ नीचे रखा और एक पल के लिए झिझकी और फिर धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था कि देव आज मुझसे मिलने आएगा। आज के अलावा मैं उससे सिर्फ 2 बार मिली हूँ। उसने मुझे एक बार बचाया और हम दूसरी बार शूटिंग के वक्त मिले थे, तो आज तीसरी बार हम मिले हैं। अभिमान ने चुपचाप और शांति से उसकी ओर देखा और वह ये बताने में असमर्थ थी कि वह खुश था या नाराज। उसकी चुप्पी ने ईशानी को बहुत असहज कर दिया और कटोरे को पकड़ने वाला उसका हाथ अनजाने में भींच गया। काफी देर के बाद वह इस्तीफा देकर मुस्कुराया, ईशानी, क्या तुमने ये सोचकर मुझे सब समझाया कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता? नहीं, ईशानी ने अपना सिर ना में हिलाया। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई गलतफहमी हो। कभी कभी एक छोटी सी गलतफहमी उनके रिश्ते को प्रभावित कर सकती थी और वह चाहती थी कि वे ईमानदार और स्पष्ट रहें। उसके गंभीर हाव भाव को देखकर अभिमान के मूड में थोड़ा उतार चढ़ाव आया। वह खड़ा हुआ और उसने कटोरा उसके हाथ में लेकर बिस्तर के पास वाली मेज पर रख दिया। फिर उसने उसे अपनी बाहों में ले लिया और धीरे से उसके मुलायम बालों को सहलाया। बेवकूफ, वह फुसफुसाए, हमें गलतफहमी नहीं होगी। उनका लहजा बहुत सख्त था। ये सुनकर ईशानी का बेचैन दिल धीरे धीरे शांत हो गया। अभय, हाँ, मुझे खुशी है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। जब अभिमान ने ये सुना तो उन्हें पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए उसने उसे जाने दिया और असंतोष से उसकी ओर देखने का नाटक करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। तो तुम्हें अब भी यकीन नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा है? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ईशानी ने अपराधबोध से उसकी नाक को छुआ। मैं बस वही व्यक्त कर रही हूँ जो मैं महसूस कर रही हूँ। तुम बेवकूफ हो। अभिमान ने उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, क्या तुम्हें कुछ और सूप चाहिए? हाँ, मुझे कुछ चावल चाहिए। ईशानी की आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी क्योंकि उसने अपने दिमाग में चल रहे सभी सवालों को हटा दिया था। ठीक है, अभिमान ने धीरे से जवाब दिया। उसे व्यस्त देखकर रोज़ाली के मुंह के कोने धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ गए और उसका दिल खुशी से भर गया। खिड़की के बाहर दूर और तारों से भरा आकाश देदीप्यमान रोशनी से टिमटिमा रहा था। रात शांत और काव्यात्मक थी। जब शिवानी ने पहले दिन स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप में काम किया तो वह दिन काफ़ी हलचल भरा हुआ था। क्या तुम जानती हो कि उसके हाथ में जो बैग है उसकी कीमत कितनी है? उद्धरण चिन्ह। कितनी कीमत है उसकी? क्या ये बहुत महंगा है? उद्धरण चिन्ह। ऑफ कोर्स, ये बहुत ज़्यादा महंगा है। मैं किसी मैगजीन में पढ़ा था कि यह किसी इंटरनेशनल ब्रांड का लिमिटेड एडिशन वाला बैग है। इसकी कीमत हमारी 2 साल की पूरी सैलरी से भी कई गुना ज़्यादा है। इसके अलावा इसने जो कपड़े पहने हुए हैं उसकी कीमत भी 20,000 है और उसकी हील्स भी कई लाख की है। उद्धरण चिन्ह। ओह गॉड,
इस लड़की ने इतने महंगे कपड़े पहने हुए हैं और इतने एक्सपेंसिव सामान कैरी किए हुए हैं, उसके बावजूद भी ये हमारी कंपनी में काम करने के लिए आई है। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? अगर इस वक्त शिवानी की जगह वह लड़की होती तो वह काम करने के बजाय अपने घर पर रहकर आराम करना ज़्यादा पसंद करती। तुम जानती ही क्या हो, इसका मतलब होता है कि जिंदगी को अच्छे से एक्सपीरियंस करना, समझी? उद्धरण चिन्ह। मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या वे अमीर लोग आजकल पागल हो गए हैं। वे हमेशा बाहर आना और जीवन का अनुभव लेना पसंद करते हैं। वे ग्रामीण इलाकों में जाते हैं और अब वे काम भी करते हैं। जब नंदिनी फ्रंट डेस्क से गुजरी तो उसने दो लड़कियों को आपस में कुछ बात करते हुए सुना। वह उत्सुकतावश रुकने से खुद को नहीं रोक सकी। वह आगे बढ़ी और उसने उनसे पूछा, तुम का किसके बारे में बात कर रहे हो? जनरल मैनेजर की न्यू सेक्रेटरी के बारे में। जो दो लड़कियां इतनी गर्मजोशी से चर्चा कर रही थी, उन्होंने बिना सिर घुमाए जवाब दिया। जब उन दोनों लड़कियों ने पीछे मुड़कर देखना चाहा कि उसने सवाल किसने किया था, तो उसने वहां कोई भी नहीं दिखा। क्या हम दोनों को भ्रम हुआ? उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अभिमान के आ जाने के बाद देव वहां से चला गया था। उसके बाहर निकलने के बाद अभिमान ने ईशानी की तरफ देखा और वह भी उसके पीछे पीछे चला गया। बाहर जाते हुए देव ने अपने टोपी और सनग्लासेस लगाए, तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी, मिस्टर श्रीवास्तव। उद्धरण चिन्ह। ये आवाज सुनकर देव अपनी जगह रुक गया और अभिमान उससे कुछ दूरी पर खड़ा रहकर उसे देखता रहा। मिस्टर राजवंश, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देव ने उससे पूछा। मिस्टर श्रीवास्तव, आप ईशानी को पसंद करते हैं? उद्धरण चिन्ह। यह कोई सवाल नहीं बल्कि एक पॉजिटिव सेंटेंस था। देव ने आश्चर्य के साथ अपनी आईब्रो ऊपर उठे और अभिमान से कहा, तो क्या आप ये बताने के लिए यहाँ पर आए हैं? उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने आगे कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ तेज नजरों के साथ उसकी तरफ देखता रहा। देव कौन था, उसकी मिस्टीरियस बैकग्राउंड का जिक्र न किया जाए तो भी वह काफ़ी पावरफुल और रिश्ता, क्योंकि वह काफ़ी कम समय में ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी ऊंची लेवल तक पहुंच चुका था। जिस मुकाम तक पहुंचने में लोग अपनी जिंदगी बिता देते हैं, वहां वह काफ़ी कम समय में पहुंच चुका था, जिस वजह से वो अभिमान को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा था। वह उपवास भरी आंखों के साथ हंसा और बोला, तो क्या मिस्टर राजवंश को खुद पर भरोसा नहीं है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अभिमान मुस्कुराया और उसने कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने अपने आईब्रो ऊपर उठाया और अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोला, मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाने के लिए आया हूं कि तुम ईशानी से दूर रहना। अगर तुम भूल रहे हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारे काफ़ी सारे दुश्मन हैं, जिस वजह से ईशानी को भी चोट पहुंच सकती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को ज़रा भी तकलीफ हो। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहने के बाद उसने अर्थपूर्ण दृष्टि से देव को देखा और मुड़कर दोबारा वार की तरफ चला गया। अभिमान, राजवंश परिवार का वारिस, पूरा देश के मशहूर 4 परिवारों में सबसे अमीर परिवार, वो आदमी था जिसे कभी भी काम नहीं आंका जा सकता था। हालांकि जब तक कोई इतने अमीर परिवार से ताल्लुक रखता है तो अधिकतर संभावना यही होती है कि उसकी मौत का कारण पावर और पैसे ही होते हैं। तो क्या इस तरीके का परिवार ईशानी के लिए ठीक था? अभिमान ने देव से कहा कि उसके काफ़ी दुश्मन हैं, जिस वजह से ईशानी को तकलीफ हो सकती है। लेकिन उसका क्या उसके दुश्मन नहीं थे? वह देव से बिल्कुल भी अलग नहीं था। उसके ऊपर भी किसी भी वक्त हमला किया जा सकता था। न जाने कितने ही लोग उसे वक्त का इंतजार कर रहे होंगे कि वह अभिमान को मार सके। तो इन सब चीज़ों के बावजूद वह ईशानी की सेफ्टी का वादा कैसे कर सकता था? देव के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने चेहरे पर अपना मास्क लगाए और वहां से बाहर की तरफ चल पड़ा। भविष्य में हर एक चीज़ में अनिश्चितता रहेगी। ईशानी सब कुछ जानना चाहती थी, इसलिए उसने अपना काम दरवाजे पर लगाया। लेकिन दरवाज़ा बिल्कुल साउंड प्रूफ था, जिस वजह से उसे अभिमान और देव के बीच हुई एक भी बात सुनाई नहीं दी। जैसे ही वह मुड़कर वापस बिस्तर पर जाने वाली थी, तभी अचानक दरवाज़ा खुल गया और वह सीधे दरवाजे के पीछे से टकरा गई। वह दर्द से चिल्ला उठी। जब अभिमान ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और दरवाज़ा खोल दिया। जब उसने ईशानी की तरफ देखा तो उसने उसे अपना माथा ढांकते हुए और शिकायत में उसकी ओर देखते हुए पाया। उसे बहुत दुख हुआ। अभिमान जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। ये देखकर कि वह उसे पर हंस रहा है, ईशानी ने नाराज़गी में उसको मुक्का मार दिया। तुम्हें किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? मुझे चोट लग रही है और तुम हंस रहे हो। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? उसने अपनी हंसी को दबाया और उसे अपनी बाहों में उठाने के लिए उसकी तरफ चल दिया। उसके ऐसा करने की वजह से ईशानी अचानक चिल्ला पड़ी।
फिर उसने अपने सर को उसके कंधे पर झुका दिया और अपनी नज़रों को उसके चेहरे पर टिका लिया। वह उसे काफ़ी गौर से देख रही थी और काफ़ी नर्वस थी। अभिमान ने उसे बेड पर लेटा दिया और प्यार से उसकी तरफ देखा। फिर उसकी नज़रें उसके चेहरे से होते हुए उसके पैरों पर चली गई। जमीन अभी काफ़ी ठंडी है, मुझे आज के बाद तुम बिन चप्पलों के चलती हुई मत दिखना, उसने उसे डांट लगाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर ईशानी ने अपने पैरों की तरफ देखा। उसने अनजाने में ही अपने पैरों को समेटकर ऊपर की तरफ कर लिया और कहा, ठीक है, मैं समझ गई। ये देखकर कि वह असहज थी, अभिमान ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह आगे बढ़ा और उसने उसके बालों को सहलाया और उसकी आंखें स्नेह से भरी हुई थीं। मैंने मिशा से तुम्हारे लिए कुछ टमाटर का सूप बनाने को कहा है, बाद में थोड़ा ज्यादा खाना, उद्धरण चिन्ह। अच्छा, उसने जवाब दिया। ईशानी के बाल पतले और मुलायम थे और जब वह उसके बालों से छेड़छाड़ कर रहा था तो उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं, जिससे ठंडक का आभास हुआ। देव, वो आदमी गलत इरादे से ईशानी के पास पहुंचा था। उसकी ठंडी आभा को महसूस करते हुए ईशानी ने अपना सिर ऊपर उठाया और उसके विचारशील, ठंडे और सुंदर चेहरे को देखा। उसकी काली आंखें इतनी अर्थपूर्ण थीं कि वह उसके विचारों को पढ़ नहीं पा रही थी। उसने भौहें सिकोड़ लीं और धीरे से उसे पुकारा, अभय। उसकी आवाज़ सुनकर अभिमान ने अपना सिर नीचे किया और उसकी हैरान आंखों से देखा। क्या हुआ? ईशानी मुस्कुराए और उसने अपना सिर हिलाया, कुछ नहीं, मुझे बस भूख लगी है। अभिमान मुस्कुराया और उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं तुम्हारे लिए सूप सर्व कर देता हूँ, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, वह मुस्कुराए और उसने अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह उसके लिए टमाटर का सूप लाने के लिए मुड़ा, ईशानी की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसकी सीधी पीठ को देखकर ईशानी की भौहें सिकुड़ गईं। अभी उसकी अभिव्यक्ति बहुत ठंडी और भयावह थी। क्या वह देव के बारे में सोच रहा था? क्या उसने उन दोनों को गलत समझा? उसने अपने होंठ काटे और सोचा कि क्या उसे समझाना बेहतर होगा। अभिमान ने टमाटर का सूप पकड़ा और घूम गया। उसने उसकी जटिल अभिव्यक्ति देखी और वक्त मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ईशानी, क्या हुआ है? ईशानी ने उसकी ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं और चमकते हुए मुस्कुराई। मैं सोच रही थी कि क्या मुझे 1 या फिर 2 कटोरी सूप लेना चाहिए। अभिमान को पता था कि यह कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके बारे में वह विवादित थी, लेकिन उसने खुद उसे उसके बारे में नहीं बताया तो वो उससे जबरदस्ती कुछ पूछना नहीं चाहता था। वह बस मुस्कुराया और उसे कटोरा देते हुए धीरे से कहा, तुम जितनी चाहो उतना पी लो। हाँ, रोज़ाली मुस्कुराए और उसने उसके हाथ में से कटोरा ले लिया। टमाटर के सूप की गंध उसकी नाक तक पहुंची। इससे अच्छी खुशबू आ रही है, ये बहुत टेस्टी होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिर चम्मच उठाने के लिए अपना सिर नीचे किया और धीरे धीरे उसे पी लिया। अभिमान उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गया और अपनी काली आंखों में प्यार से उसे चुपचाप देखता रहा। खामोश वार्ड में गर्माहट का एहसास था। सूप लगभग खत्म हो चुका था। ईशानी की हरकतें धीमी हो गईं और वह अभी भी अभिमान को सब समझाने में झिझक रही थी। उसने कुर्सी पर बैठे आदमी की ओर देखा। उसने अपने होंठ भींचे और कहा, अभय। हाँ, ईशानी ने अपना हाथ नीचे रखा और एक पल के लिए झिझकी और फिर धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था कि देव आज मुझसे मिलने आएगा। आज के अलावा मैं उससे सिर्फ 2 बार मिली हूँ। उसने मुझे एक बार बचाया और हम दूसरी बार शूटिंग के वक्त मिले थे, तो आज तीसरी बार हम मिले हैं। अभिमान ने चुपचाप और शांति से उसकी ओर देखा और वह ये बताने में असमर्थ थी कि वह खुश था या नाराज। उसकी चुप्पी ने ईशानी को बहुत असहज कर दिया और कटोरे को पकड़ने वाला उसका हाथ अनजाने में भींच गया। काफी देर के बाद वह इस्तीफा देकर मुस्कुराया, ईशानी, क्या तुमने ये सोचकर मुझे सब समझाया कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता? नहीं, ईशानी ने अपना सिर ना में हिलाया। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई गलतफहमी हो। कभी कभी एक छोटी सी गलतफहमी उनके रिश्ते को प्रभावित कर सकती थी और वह चाहती थी कि वे ईमानदार और स्पष्ट रहें। उसके गंभीर हाव भाव को देखकर अभिमान के मूड में थोड़ा उतार चढ़ाव आया। वह खड़ा हुआ और उसने कटोरा उसके हाथ में लेकर बिस्तर के पास वाली मेज पर रख दिया। फिर उसने उसे अपनी बाहों में ले लिया और धीरे से उसके मुलायम बालों को सहलाया। बेवकूफ, वह फुसफुसाए, हमें गलतफहमी नहीं होगी। उनका लहजा बहुत सख्त था। ये सुनकर ईशानी का बेचैन दिल धीरे धीरे शांत हो गया। अभय, हाँ, मुझे खुशी है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। जब अभिमान ने ये सुना तो उन्हें पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए उसने उसे जाने दिया और असंतोष से उसकी ओर देखने का नाटक करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। तो तुम्हें अब भी यकीन नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा है? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ईशानी ने अपराधबोध से उसकी नाक को छुआ।
मैं बस वही व्यक्त कर रही हूँ जो मैं महसूस कर रही हूँ। तुम बेवकूफ़ हो। अभिमान ने उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, क्या तुम्हें कुछ और सूप चाहिए? हाँ, मुझे कुछ चावल बच चाहिए। ईशानी की आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी क्योंकि उसने अपने दिमाग में चल रहे सभी सवालों को हटा दिया था। ठीक है, अभिमान ने धीरे से जवाब दिया। उसे व्यस्त देखकर रोज़ाली के मुंह के कोने धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ गए और उसका दिल खुशी से भर गया। खिड़की के बाहर दूर और तारों से भरा आकाश देदीप्यमान रोशनी से टिमटिमा रहा था। रात शांत और काव्यात्मक थी। जब शिवानी ने पहले दिन स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप में काम किया तो वह दिन काफ़ी हलचल भरा हुआ था। क्या तुम जानती हो कि उसके हाथ में जो बैग है उसकी कीमत कितनी है? उद्धरण चिन्ह। कितनी कीमत है उसकी? क्या ये बहुत महंगा है? उद्धरण चिन्ह। ऑफ कोर्स, ये बहुत ज़्यादा महंगा है। मैं किसी मैगजीन में पढ़ा था कि यह किसी इंटरनेशनल ब्रांड का लिमिटेड एडिशन वाला बैग है। इसकी कीमत हमारी 2 साल की पूरी सैलरी से भी कई गुना ज़्यादा है। इसके अलावा इसने जो कपड़े पहने हुए हैं उसकी कीमत भी 20,000 है। और उसकी हील्स भी कई लाख की है। उद्धरण चिन्ह। ओह गॉड, इस लड़की ने इतने महंगे कपड़े पहने हुए हैं और इतने एक्सपेंसिव सामान कैरी किए हुए हैं, उसके बावजूद भी यह हमारी कंपनी में काम करने के लिए आई है। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? अगर इस वक्त शिवानी की जगह वह लड़की होती तो वह काम करने के बजाय अपने घर पर रहकर आराम करना ज़्यादा पसंद करती। तुम जानती ही क्या हो, इसका मतलब होता है कि जिंदगी को अच्छे से एक्सपीरियंस करना, समझी? उद्धरण चिन्ह। मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या वे अमीर लोग आजकल पागल हो गए हैं। वे हमेशा बाहर आना और जीवन का अनुभव लेना पसंद करते हैं। वे ग्रामीण इलाकों में जाते हैं और अब वे काम भी करते हैं। जब नंदिनी फ्रंट डेस्क से गुजरी तो उसने 2 लड़कियों को आपस में कुछ बात करते हुए सुना। वह उत्सुकतावश रुकने से खुद को नहीं रोक सकी। वह आगे बढ़ी और उसने उनसे पूछा, तुम का किसके बारे में बात कर रहे हो? जनरल मैनेजर की न्यू सेक्रेटरी के बारे में। जो 2 लड़कियां इतनी गर्मजोशी से चर्चा कर रही थी, उन्होंने बिना सिर घुमाए जवाब दिया। जब उन दोनों लड़कियों ने पीछे मुड़कर देखना चाहा कि उसने सवाल किसने किया था, तो उसने वहां कोई भी नहीं दिखा। क्या हम दोनों को भ्रम हुआ? उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा।